हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं संदीप गुप्ता और आज वेक्टर्स को हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। अभी तक हमने वेक्टर का इंट्रोडक्शन समझा है, वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझा है ना। उसमें कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किए हैं। तो आज अपन इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में अपन यूनिट वेक्टर और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। आपको किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना, फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी जितने भी आएंगे जो वेक्टर हैं, उनका आपको कंपोनेंट अलग अलग कंडीशन में निकालना आना चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लेक्चर बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने समझाया है, आप एंड तक देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। कुछ प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वेक्टर्स के जो पहले वाले लेक्चर हैं वो तो देखो ही, साथ ही साथ बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज जो अपलोड किया है मैंने, उसके भी सारे वीडियोस को देखो, है ना। तो फिजिक्स पढ़ने में एक नया इंटरेस्ट आएगा, एक आपको लगेगा कि ये बहुत आसान हो गया आपके लिए, है ना। अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत अगर आपको अगर आती है तो फिजिक्स पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर। नाम से ही पता चलता है कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, 1 होगा। ओके, क्या इसका यूज है? तो इसका यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। दिस इज यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताने में ये हमें हेल्प करता है ना। जैसे आपको मालूम है, अगर जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो, है ना, तो वेक्टर में दो चीजें होती है। एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड, है ना, जिसको आप लिखते हो मॉड ऑफ ए, और एक क्या होता है डायरेक्शन, जिसको लिखते हैं हम ए कैप। तो ये जो ए कैप मैंने यहां पे लिखा ना, दैट इज एक्चुअली यूनिट वेक्टर, है ना, दैट इज यूनिट वेक्टर। इसको मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखता हूं इसको ए कैप इज यूनिट वेक्टर, है ना, ऑफ ए वेक्टर, ऐसे लिखते हैं। मतलब ए कैप जो है वो ए वेक्टर का डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा, बताएगा कितना होता है। ठीक है, यहां ये निकालने का एक फॉर्मूला भी हम आगे यूज करेंगे। अगर आपको ए कैप निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, अ वेक्टर, है ना, इसको इधर लेके जाओगे तो डिवीजन में आ जाएगा। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज, ये ए कैप है ना, ए कैप है यहाँ पे ना, ए कैप इज इक्वल टू अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला टू फाइंड यूनिट वेक्टर। बट अभी मैं पहले यूनिट वेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर हम कैसे इसको फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इसको देखो, थोड़ा सा इसका और फील लाता हूँ, है ना। फील आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने ए वेक्टर लिया, तो मैं एक ए वेक्टर यहाँ पे एक इमेजिन करता हूँ कि ये ए वेक्टर, ठीक है, मान लो ये ए वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। अब इसी में आपने, इसी के डायरेक्शन में अगर आपने एक ऐसा छोटा सा वेक्टर एक इमेजिन किया जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी इस लाइन का लेंथ यहां से यहां तक कितना हो, 1, तो इसमें ध्यान से देखो ये क्या है, ये एक्चुअल में ए वेक्टर है। ठीक है, और इसी के डायरेक्शन में आपने एक वेक्टर ले लिया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो इसी को हम बोलेंगे, यहां से यहां तक जो वेक्टर बना इसको बोलेंगे ए कैप, मतलब यूनिट वेक्टर ए। वैसे ही मान लो यहां से यहां तक आपने एक और इसको ले लिया, ठीक है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये फिर से क्या हो गया, इसको क्या बोलोगे, ए कैप। वैसे ही अगर आप इसको 1 1 वाले लाइन में डिवाइड करते जाओ तो सब अपने आप में क्या है, ए कैप है ना। मान लो कि आपने इसको डिवाइड किया, ये भी 1 है तो ये भी ए कैप हो गया। ठीक है, ये भी 1 है तो ये भी ए कैप हो गया। तो कितने ए कैप यहां पे हुए, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक यहां पे लिया है, यहां लिया, यहां से लिया और यहां से लिया। तो इस पूरे वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर का मतलब हो गया 5 ए कैप। देखो 5 ए कैप, ये कंप्लीट आपने रिप्रेजेंट कर दिया ए वेक्टर को। यहां पे 5 क्या है बच्चों, मालूम है आपको, 5 क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और ये ए कैप क्या है, ए कैप ये बताता है कि आपने जो वेक्टर लिया है इस डायरेक्शन में लिया है।
यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है ना, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो जो डायरेक्शन वाला पार्ट है वो बताने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, यूनिट वेक्टर का है। ठीक है, तो थोड़ा समझ में आ रहा है आपको। अब देखो इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लो कि अब डायरेक्शन जब भी हम बात करते हैं फिजिक्स में, तो डायरेक्शन हम क्या करते हैं, डायरेक्शन हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से लेते हैं। एक्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, है ना। तो मान लो उसके हिसाब से अगर मैंने डायरेक्शन बनाया, ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखो लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे ये बोला कि ये जो है वो एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये मान लो वाई एक्सिस है, इस पॉइंट पे ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है, और इधर मान लो ये जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। तो अगर डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये हमारे मतलब समझो कि सुविधा के लिए हम इसको मैंने बनाया है कि अगर डायरेक्शन दिया हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो आप लोगे यूनिट वेक्टर, उसको लिखते हैं आई कैप, ठीक है, ये बस लिखने का तरीका है। वाई की तरफ जो आप लोगे यूनिट वेक्टर, उसको लिखते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस जो थर्ड डायमेंशन है उसकी तरफ कोई यूनिट वेक्टर होता है तो उसको लिखते हैं के कैप, ठीक है। मतलब अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर को क्या कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस कैसे करेंगे, जे कैप, और अलोंग जेड एक्सिस कैसे करेंगे, के कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैंने बोला कि अ वेक्टर, ठीक है, मैंने बोला कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है ना, ध्यान से समझना, जिसका मैग्नीट्यूड 5 है ना, एंड directed along x axis, directed along x axis, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसको, इस वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, a वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप। देखो क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 5 है इसलिए आपने 5 लिखा, और इसका डायरेक्शन x की तरफ है, और x की तरफ का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। यानी अगर आपको मैं इसको दूसरे तरीके से अगर लिख के बताऊं कि भाई एक वेक्टर आपको दिया हुआ है, एक वेक्टर मान लो b वेक्टर है, इसका वैल्यू है 6 आई कैप। क्या है, 6 आई कैप। इसका मतलब आप क्या समझ सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड 6 है और इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये यहां पे क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूं कि चलो एक वेक्टर है जिसका वैल्यू है 5 जे कैप, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा वेक्टर है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है, और इसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग वाई एक्सिस है, मतलब इधर है। अगर मैं बोलूं, बस इसी को सिंपल समझते जाओ, आपको आसानी से अब देखो धीरे धीरे थोड़ा फील आएगा आपको। मान लो कि एक वेक्टर मैं बोलूं कि p वेक्टर है और इसका वैल्यू है 4k, ठीक है, 4k कैप, मतलब इसका डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4। तो इस तरह से आई जे के फॉर्म में आप एक्सिस वाइज समझ सकते हो वेक्टर एक्स के एक्सिस की तरफ है कि वाई की तरफ है या जेड की तरफ। ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूं ताकि इसको और थोड़ा सा आपको ये समझ में आए। देखो, ठीक है, तो अब देखो, अब मैंने मान लो अब कुछ ऐसा वेक्टर लिया है ना। अब देखो थोड़ा सा अब आपको और मैं लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं। मान लो कि मैंने एक वेक्टर लिया, इसको ऐसे लिखा 2i + 3j। अरे इसको कैसे समझेंगे? तो इसको समझने का मतलब सिंपल सा है कि एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है ना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, 2, और अलोंग वाई एक्सिस कितना है, 3, है ना। यानी इस तरह से अगर कोई वेक्टर लिखा होगा तो इसका मतलब होता है कि x की तरफ उसका मैग्नीट्यूड 2 है और y की तरफ उसका मैग्नीट्यूड 3 है ना। यानी अगर मैं ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करूं तो मान लो कि ये अगर x एक्सिस है, ठीक है, और ये अगर मान लो y एक्सिस है। चलो इसको इधर करते हैं रिप्रेजेंट, है ना।
अगर मान लो कि अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करूं, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, तो इसका मतलब ये जो a वेक्टर है, a वेक्टर का लेंथ कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना, कि उसका x की तरफ लेंथ, मतलब ये लेंथ कितना होना चाहिए 2 और y की तरफ लेंथ कितना होना चाहिए 3। ठीक है, तब आप बोलोगे कि ये जो वेक्टर है, ये मान लो अगर a वेक्टर है, तो इसका मतलब हो गया ये कितना हो गया 2i प्लस 3j। बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको समझने के लिए, है ना। मैं कुछ और एग्जांपल भी लेता हूं ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो कि मैंने आपको बोला कि एक वेक्टर है p, ये ऐसा है कुछ 3i माइनस 4j। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3i माइनस 4j जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब हुआ कि ये x की तरफ कितना है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक्सिस बनाया है ऐसे, ठीक है, ये मान लो x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है, इसको ऐसे नीचे बनाते हैं। नीचे मैंने क्यों बनाया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नीचे मैंने क्यों बनाया, क्योंकि इसका i वाला प्लस है लेकिन j जो है वो माइनस है। j क्या, कौन सा एक्सिस को शो करता है, y एक्सिस को। तो j किधर है, -4 मतलब इधर है, लेकिन x वाला जो है वो प्लस है। तो एक्चुअल में वेक्टर इस क्वाड्रेंट में ऐसे आना चाहिए यहां तक, ठीक है। और अगर आप इसको यहाँ पे मिला दीजिए, ठीक है, अगर आप मान लीजिए आपने यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, तो x की तरफ कितना वैल्यू है, ये जो लाइन है ये x की तरफ को करेगा रिप्रेजेंट, और ये कितना है 3 है। और y की तरफ ये लाइन है ना, y की तरफ कितना है -4, जाहिर है कि ये नीचे आएगा तो माइनस ही होगा, यानी ये जो लाइन इसका लेंथ क्या लोगे आप -4। यानी ये वेक्टर को आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने रिप्रेजेंट किया। कौन सा वेक्टर है ये, जो अभी मैंने आपको लिखा 3i माइनस 4j। और एक देखते हैं, चलो ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से और इसको क्लियर करते हैं। मान लो कि अगर आपने लिया है एक r वेक्टर और मैंने बोला ये है -2i माइनस 4j। अब क्या करोगे, दोनों नेगेटिव है, तो अगर दोनों नेगेटिव है तो x एक्सिस भी नेगेटिव होगा और y एक्सिस भी नेगेटिव होगा। यानी वेक्टर कैसा होगा, वेक्टर कुछ ऐसा होगा कि ये लाइन भी क्या होगा, ये -2 है ना, और ये जो वर्टिकल लाइन है जो कि नीचे रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस को, ये क्या हो गया -4। तो एक वेक्टर के i और j के टर्म में लिखने से आपको समझ में आ जाएगा कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है, सेकंड में बनाना है, थर्ड में बनाना है ना। अभी तो इससे और भी बहुत सारा चीज पता चलेगा, बट सिंपल ये i j को के टर्म में जब मैं लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है मैंने आपको ये बताया। कहीं कहीं वेक्टर मान लो 3 डायमेंशन भी हो सकता है। मान लो मैंने बोला कि भाई एक वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है जो है ऐसे है i प्लस 2j प्लस 4k। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अलोंग x एक्सिस इसका कितना मैग्नीट्यूड है 1, अलोंग y एक्सिस कितना है 2 और अलोंग z एक्सिस कितना है 4। ठीक है, मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट के हिसाब से सोचो, इसका लेंथ कितना है 1, विड्थ कितना है 2 और हाइट कितना है 4। ठीक है, तो अभी तक आपको क्लियर समझ में आ गया कि आई कैप जो है अलोंग एक्स एक्सिस यूज करते हैं, जे कैप अलोंग वाई एक्सिस और के कैप अलोंग जेड एक्सिस। प्लस साइन के लिए प्लस एक्स एक्सिस मानोगे, कहीं पे माइनस है तो वो नेगेटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब मान लो -2j रहता तो नेगेटिव वाई में 2 लेके जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम, ये इंट्रोडक्शन था, अब हम इसको समझते हैं कि इसको और कैसे अच्छे से यूज करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ओके, अब देखो मान लो कि एक वेक्टर है, यहाँ पे मैंने एक लिया है आर वेक्टर। ठीक है, अब इस आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैसे यूज करते हो कि ये जानने के लिए एक्स की तरफ कितना है, वाई की तरफ कितना है। ठीक है, ये आपको अगर पता चल जाए तो आपको एग्जैक्ट समझ में आता है कि आर का मैग्नीट्यूड एक्स के अलोंग कितना है और वाई के अलोंग कितना है। तो मान लो कि मैंने यहां से एक ये ऐसे लाइन नीचे ड्रॉ किया, तो ये जो 2 है, ये यहां से यहां तक ये जो लाइन का लेंथ है, ये एक्चुअल में क्या बताएगा, आर का मैग्नीट्यूड एक्स के अलोंग कितना है, और इस लाइन का लेंथ क्या बताएगा, आर का मैग्नीट्यूड वाई के अलोंग कितना है।
तो इसी को हम फिजिक्स में कंपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर होता है। तो कंपोनेंट का मतलब कुछ नहीं, जो आपने यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट में सीखा वही यहां पे भी है। यानी अगर आपको समझना है आर एक्स, ठीक है, आर एक्स क्या है, मैग्नीट्यूड, आर एक्स को मैं क्या लिखता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। इसी को हम कहेंगे कंपोनेंट, है ना, इसको हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और इसको हम सिंपली आर एक्स लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बोलूं आर वाई क्या है, तो आर वाई क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट, है ना। कंपोनेंट का मतलब होता है कि उस तरफ वेक्टर आर का वैल्यू कितना है। तो एक वेक्टर को आर एक्स और आर वाई के, मान लो अगर मैंने बोला कि चलो आर वेक्टर को आप कंपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखोगे, है ना। तो मान लो कि ये आर वेक्टर है और इसका एक्स कंपोनेंट कितना है, आर एक्स, और एक्स की तरफ क्या लिखते हो आप, डायरेक्शन आई कैप, ओके। और प्लस वाई कंपोनेंट कितना है, आर वाई, और इधर क्या लिखते हो आप यूनिट वेक्टर जे कैप। यानी ये जो तरीका मैंने अभी आपको लिखा, ठीक है, इसको बोलते हैं किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। यहां पे देखो ये दोनों कंपोनेंट है, एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग, और ये आई कैप जे कैप, आई कैप बताता है कि वो डायरेक्शन एक्स की तरफ है और जे बताता है वो डायरेक्शन वाई की तरफ, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो। अब सवाल है कि ये आर एक्स और आर वाई कितना होगा, है ना। मान लो एक वेक्टर दिया हुआ है और आपको निकालना है उसका एक्स कंपोनेंट कितना है, वाई कंपोनेंट कितना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक एंगल दिया होगा, मान लो ये एंगल थीटा है, और इस ट्रायंगल को मान लो मैं ए ओ ए बी लिखता हूं ऐसे, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने आपको बोला कि ये ट्रायंगल में है ना, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हमें आर मालूम है, आर इज गिवन, आर क्या है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। और क्या आपको फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो बेस वाले के लिए हम कॉस का यूज करते हैं और परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए साइन का यूज करते हैं, है ना। तो चलो पहले हम बेस फाइंड करते हैं। कॉस थीटा मेरा फेवरेट है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पे, बेस है आर एक्स इक्वल टू सॉरी आर एक्स डिवाइड बाय आर, यानी आर एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, आर एक्स का फॉर्मूला हो गया आर कॉस थीटा, फाइन, ओके। अब इसी ट्रायंगल में अगर मैं साइन लेता तो मुझे देखो आर वाई मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे यूज करूं कि चलो साइन थीटा बताओ, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी इस बार आपको आर वाई मिल जाएगा कितना, आर साइन थीटा। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे ये वाला फॉर्म थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, तो आर एक्स का वैल्यू कितना निकाला आपने, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा आई कैप, और आर वाई कितना हो गया, आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज द एक्चुअल वे टू राइट ए वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर फॉर्म, ठीक है। एग्जांपल से समझाऊं आपको, चलिए एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि एक वेक्टर को करते हैं रिप्रेजेंट, हाँ मान लो ये y एक्सिस है, ठीक है, और ये x एक्सिस है, और मैंने एक वेक्टर लिया जिसका मैग्नीट्यूड मान लो 10 है, ठीक है, या हाँ चलो 10 ही लेते हैं, 10 लेते हैं, और ये एंगल जो है ये है 37 डिग्री। इस वेक्टर को मैंने लिखा है r वेक्टर, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आप लिख के दिखाओ, ठीक है। या मैंने आपसे पूछा इस वेक्टर का x कंपोनेंट कितना है, या इस वेक्टर का y कंपोनेंट कितना है ना। तो सिंपल सी बात है कि जब मैं बोलता हूं x कंपोनेंट, है ना, जब मैं आपको बोलता हूं x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के फॉर्म में लिखो, तो वेक्टर क्या हो जाएगा एक्चुअल में, आर एक्स आई कैप
प्लस आर वाई जे कैप, यही ना। अगर 2 डायमेंशन में ले तो 3 डायमेंशन में अगर दिया रहता तो एक और एक्सिस बना होता जेड एक्सिस। पहले 2 डायमेंशन समझ लो आप। अच्छा, आर एक्स कितना हो जाएगा बताओ, ये इस वाले कंडीशन में आर एक्स कितना हो जाएगा। आर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, तो जब मैं बोलता हूं आर एक्स मतलब इसका ये बेस और आर वाई मतलब ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ओके। तो आर एक्स और आर वाई, आर एक्स क्या हो गया इसके हिसाब से आर कॉस थीटा, आर का कितना वैल्यू दिया हुआ है 10, और cos 37 कितना होता है, cos 37 होता है 4/5, ये कट हो गया, मतलब ये कितना आया इसका वैल्यू 8 यूनिट। और इसी तरह अगर मैंने आपको बोला आर वाई बताओ, तो आर वाई चूंकि परपेंडिकुलर है तो आर साइन थीटा, दैट मीन्स आर कितना है, आर इज 10 और साइन 37 होता है 3/5, कैंसिल हो गया, मतलब ये क्या हो गया 6। अब अगर आपसे क्वेश्चन बस ये पूछा जाता x कंपोनेंट बताओ कितना है, तो एक आंसर यहां पे आ गया 8, y कंपोनेंट कितना है, आंसर आ गया 6, और ये कंपोनेंट के टर्म में या यूनिट वेक्टर के टर्म में वेक्टर को लिख के दिखाओ, तो आपको मालूम है कि 8 जो इसका मैग्नीट्यूड है वो x की तरफ है, तो क्या लिखोगे 8i कैप, और 6 है y की तरफ, तो क्या लिखोगे +6j कैप। दैट इज द way to write the vector in unit vector form, ठीक है। तो समझ में आ रहा है अच्छे से आपको, ओके। अब चलो नेक्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब चलो एक सिंपल सा दूसरा पार्ट जो है इसका, कि अगर आपको यूनिट वेक्टर के टर्म में दिया हो तो फिर रियल वेक्टर कैसे निकालोगे। मान लो कि ये आपको दिया हुआ है कि ये फोर्स है, ठीक है, देयर इज ए फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू 3i + 4j is acting on a particle. Now find the magnitude and direction of the vector, ठीक है, या डायरेक्शन ऑफ द, यहाँ पे चूंकि फोर्स है तो चलो मैं फोर्स लिख देता हूँ आपके लिए, मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। यानी अगर एक पार्टिकल है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है और इस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, ये फोर्स कौन सा है, तो फोर्स ये है, और ये फोर्स का क्या दिया है, फॉर्मूला दिया है 3i + 4j, ठीक है, ये मैंने लिया x एक्सिस, ये लिया y एक्सिस। अब आपसे पूछ रहा है इस फोर्स का बताओ मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है, और डायरेक्शन कितना है। तो 3i बोलने का मतलब है कि अगर आपने ये लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, तो इसका x की तरफ कितना वैल्यू है 3 और y की तरफ कितना वैल्यू है 4, और जाहिर है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो जब आपको बेस मालूम है और परपेंडिकुलर मालूम है तो ये हाइपोटेनस जो कि f का मैग्नीट्यूड है ये निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, फोर्स का x कंपोनेंट 3 है और फोर्स का y कंपोनेंट 4 है, तो फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 3² + 4² तो अंडर रूट कितना आएगा, ये 25 मतलब 5, यानी इस फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। डायरेक्शन निकालने के लिए आपको बस ये एंगल बताना होता है, और ये एंगल निकालने के लिए आपको बेस भी मालूम है, परपेंडिकुलर भी मालूम है और हाइपोटेनस भी मालूम है, तो कोई भी आप यूज कर सकते हो, है ना। मान लो कि आपने ये tan थीटा यूज किया, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। अगर tan थीटा 4/3 होता है तो थीटा कितना होता है 53 डिग्री, दैट इज द, ठीक है। यानी अब देखो ये मैंने पूरा सॉल्व करके बताया, लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा समझा तो मैंने एक्चुअल में क्या किया, एक्चुअल में मैंने कुछ नहीं किया। अगर मुझे एक f दिया हो ऐसे कि f इक्वल टू fxi कैप प्लस fyj कैप, और आपसे पूछा जाए चलो इस फोर्स का बताओ कितना मैग्नीट्यूड है, तो सिंपली मैंने क्या किया fx² प्लस fy², और इसका अगर डायरेक्शन पूछा जाता तो मैंने क्या किया tan थीटा इक्वल टू fy/fx, वही तो किया, tan थीटा इक्वल टू fy/f। तो अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया हो तो रियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप ऐसे निकाल सकते हैं।
अगर मान लो यही रहता 3 डायमेंशन में, है ना, मतलब आई जे के दोनों तीनों दिया रहता, अगर ये 3 डायमेंशन में होता और ये ऐसे रहता कि f इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, तो इस बार f निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट में एक और इंक्रीज हो जाएगा, यानी अब क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, अगर i और j के बीच का डायरेक्शन चाहिए तो एफ वाई बाई एफ एक्स, अगर y और k के बीच का चाहिए एंगल तो एफ जेड बाई एफ वाई, x और z के बीच में चाहिए तो एफ जेड बाई एफ एक्स, है ना। 3 डायमेंशन में एंगल के 3 ऑप्शन पूछे जाते हैं आपसे। यहाँ जब एक्स वाई है तो बस एक्स वाई के बीच के यहाँ ये एंगल आपने निकाला, एंगल आप यहाँ पे एक्स के साथ निकाल सकते हैं या वाई के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एंगल निकालने का जो है यहाँ पे 3 ऑप्शन होगा, एक्स वाई प्लेन में निकाल सकते हो एंगल, वाई जेड प्लेन में निकाल सकते हो या एक्स जेड प्लेन में निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके मैं 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूं, आप कोशिश करो सॉल्व करने का पॉज करके, है ना, और फिर आप आंसर मैच करो, है ना, थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो यहाँ तक ही हम आज कॉन्सेप्ट में हम यही सीखेंगे, बस इसके कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। देखो ओके, देखो मैं 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है। पहले क्वेश्चन को तो आप सॉल्व करो स्क्रीन को पॉज करके, है ना, ये मैंने भी समझाया था पीछे। दूसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक वेक्टर है b, है ना, कौन सा वेक्टर है, एक वेक्टर b है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है ऐसे -2i, ठीक है, प्लस 2√3 j कैप। ठीक है, तो इसका आपसे पूछ रहा है बताओ मैग्नीट्यूड, है ना। तो मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलता हूँ b का, तो आपको मालूम है ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, b का x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस b का y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हो ऐसे ही, जो अभी आपने पढ़ा है फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू by बाय bx, है ना। आप देखो डायग्राम में ड्रॉ करता हूं, आपको थोड़ा और समझ में आएगा। यहाँ पे देखो i माइनस में है, यानी जो x एक्सिस है वो नेगेटिव लेंगे, मतलब ये लेंगे ऐसे, और जो y j कॉम्पोनेंट है वो प्लस है। ठीक है, तो ये आपका प्लस होगा ऐसे, यानी वेक्टर जो है, वेक्टर ऐसा कोई एक वेक्टर है, ठीक है, जिसका अगर आपने ये लाइन ड्रॉ किया तो ये कितना है 2 है और ये कितना है 2√3, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसलिए नेगेटिव -2i है यहाँ पे। समझ में आई बात? ओके, तो अगर मान लो एंगल आपसे जब भी पूछा जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पूछा जाता है, मतलब कौन सा एंगल आपसे पूछा जाएगा, आपसे ये एंगल एक्चुअल में पूछा जाएगा। तो ये एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप ये एंगल निकाल लोगे पहले। ठीक है, तो ये एंगल जब हम निकालते हैं, यहाँ पे आपने निकाला tan थीटा इक्वल टू बी वाई, कितना है, बी वाई है आपका 2√3, और ये कितना है, ये 2 है ना, यानी tan थीटा इज √3 मीन्स थीटा कितना आया 60 डिग्री। और अगर थीटा 60 डिग्री है तो क्या 60 डिग्री आपका आंसर है। तो अगर मान लो ऑप्शन में पूछा जाता एंगल मेड विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस तो 60 डिग्री करेक्ट है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो फिर ये वाला एंगल चाहिए ना, और ये एंगल कितना हो जाएगा 180 में 60 माइनस कर दो। तो अगर आपने 180 में 60 माइनस कर दिया तो ये एंगल कितना हो गया, दिस एंगल इज 120 डिग्री। दैट मीन्स आप क्या लिखोगे, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, और यहाँ पे करोगे रिप्रेजेंट विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एंगल इज 60 डिग्री विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस, दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन में जैसा भी दिया है। ठीक है, तो ये एक पहले वाले क्वेश्चन का चलो ये आंसर है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन में फाइंड, एक वेक्टर दिया हुआ है और आपको उसका निकालना है यूनिट वेक्टर, है ना। वेक्टर इज गिवन, वेक्टर कितना है 4i प्लस 3j, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है उसका यूनिट वेक्टर। तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब मैं कोई वेक्टर लिखता हूं, ए वेक्टर मैंने लिखा, तो इसका क्या है, इसका एक तो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और एक क्या है इसका डायरेक्शन, है ना।
ठीक है। तो अब यहां पे देखो ये वेक्टर दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, दिस इज गिवन 4i प्लस 3j। और रही बात इसके मैग्नीट्यूड की, तो ये आपको मालूम है मैग्नीट्यूड कितना निकालेंगे हम लोग, x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर इंटू बाहर क्या है a कैप। यानी ये इक्वेशन क्या हो गया 4i प्लस 3j इज इक्वल टू 5a कैप। ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आपको ये ए कैप फाइंड करना है, ठीक है, मान लो आपको ये ए कैप फाइंड करना है, तो 5 को इधर ले जाओ, तो ये ए कैप का फॉर्मूला क्या हो गया 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप। ये आंसर आया, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए कैप। ए कैप मतलब क्या होता है यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर का अगर आपसे पूछे कि आप यूनिट वेक्टर निकालो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या याद रखोगे, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, यहां से आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और ज्योमेट्रिकल कंपोनेंट निकालने का कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन लेते हैं जो अलग अलग चैप्टर में आपको यूज होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी आई होप अभी तक आपको यूनिट वेक्टर का और कंपोनेंट का थोड़ा थोड़ा फील अच्छे से आया होगा, है ना। अब देखो मान लो कि मैंने अगर कुछ को थोड़ा सा अलग तरह, बहुत न्यूमेरिकल हो गया, बस डायग्राम के हिसाब से अगर मैं आपको एक दो कंडीशन लूं, मान लो कि अगर आपको दिया हुआ है कि एक फोर्स F इधर लग रहा है, ठीक है, और इसका आपको कंपोनेंट निकालना है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको x एक्सिस y एक्सिस दिया रहेगा। x एक्सिस और y एक्सिस एक्चुअल में आप ये मान के चलो कि चूंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो कोई भी अगर एक लाइन को, अगर मान लो आपने इस लाइन को मान लिया x एक्सिस, तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा y एक्सिस, यानी ये x है तो ये क्या होगा y, और ये एंगल अगर थीटा है तो f का x की तरफ निकालोगे कंपोनेंट, तो चूंकि ये एंगल इस पे बन रहा है इसलिए बेस है, तो बेस की तरफ वैल्यू क्या होता है cos होता है, f cos थीटा, और y की तरफ कितना कंपोनेंट होगा इसका f sin थीटा। अब ये इस तरह से आपको ये याद अब होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि मैंने फोर्स ही ऐसे ले लिया, किसी भी की तरफ आपको कंपोनेंट निकालना पड़ सकता है ना। मैंने बोला कि चलो ये आपको यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है थीटा, ठीक है, तो F का इधर अगर मान लो इसको मान लिया आपने x एक्सिस, तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा y एक्सिस, मतलब ये अब y ऐसे लेना पड़ेगा आपको, और चूंकि यहां पे एंगल थीटा है इसलिए F का ये कंपोनेंट हो जाएगा f cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा f sin थीटा। बात समझ में आ रही है। मान लो कि मैंने इधर लिया फोर्स F, ठीक है, और ये ऐसे ये लाइन है, इसमें इसको मान लिया मैंने x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब मान लो ये एंगल दिया हुआ है थीटा, तो अगर ये एंगल थीटा है, जिधर आपको थीटा है, अगर मैंने इसको f लिखा तो आप इसको क्या लिखोगे f cos थीटा, और इधर आप क्या लिखोगे f sin थीटा। ठीक है, मान लो कि मैंने अगर आपको बोला कि चलो एक पार्टिकल है ना, और इसको आपने ऐसे ग्राउंड पे रखा है और इस पर एक फोर्स आप लगा रहे हो ऐसे, ठीक है, एक ऐसे इधर से ऐसे फोर्स लगा रहे हो, इस फोर्स का वैल्यू मान लो है 20 न्यूटन, ठीक है, और मैंने बोला कि x की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, ये कितना लग रहा है, और y की तरफ कितना लग रहा है, ये एंगल मान लो है 53 डिग्री। तो ये कंपोनेंट कैसे निकालोगे, यहाँ पे एंगल है तो ये हो जाएगा सीधा सीधा हो जाएगा 20 cos 53 डिग्री, और ये हो जाएगा 20 sin 53। अब थोड़ा फास्ट समझना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं ये सब कंडीशन आपको बता रहा हूँ। यानी इधर कितना वैल्यू हो गया, cos 53 कितना होता है 3/5, तो इधर ये कितना हो गया 12 न्यूटन, और 20 sin 53 कितना होता है 4/5, 20 इंटू 4/5, यानी इधर कितना हो गया 16 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से आपको किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना आना चाहिए।
ठीक है। अगर मान लो कि मैंने बोला कि एक पार्टिकल इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, वेलोसिटी है, तो इसका बताओ x कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना है या वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है। अगर ये एंगल है 37 डिग्री, तो फिर से चूंकि ये इधर 37 है, इसका मतलब ये इधर क्या हो जाएगा कंपोनेंट 20 इंटू कॉस 37, और इधर कितना हो जाएगा 20 इंटू साइन 37। कॉस 37 करोगे तो कितना आ जाएगा 3/5, 4/5, कॉस 37 कितना होता है 4/5, 4/5 करोगे तो इधर आएगा 16 मीटर पर सेकेंड, और ये 3/5 करोगे तो 12 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इस तरह से हम वेक्टर के कंपोनेंट को निकालना आज हमने सीखा, और यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी सीखा। अगर आपको वीडियो को समझने में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।